तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीजी टेट 2022 के मैथ्स पेडागोजी के और मैथ्स के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो क्या है पहला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण को हल निकालिए। रैखिक समीकरण का हल निकालना, इसका x + 7/2 = 3 - x। तो 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, सॉल्व करते हैं। इसको 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, x + 7 = 2 इसके साथ इंटू होगा तो 2 3 जा 6 - 2x। आगे क्या हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो x + 2x = 6 - 7, 3x = -1, x = 3 इधर जाके बटा हो जाएगा तो 1 - 1/3, तो -1/3 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है। शिक्षक अध्यापक में अग्रलक्षी होते हैं, बिल्कुल नहीं। यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबिंबित नहीं करता। सर्वप्रथम पाउलो फ्रेरे ने इसका इस्तेमाल किया, तो बैंकिंग मॉडल पाउलो फ्रेरे के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी हमारा सही है। इस विधि में, इस मॉडल में बच्चों को रटने पर बल दिया जाता है, रटवाने पर बल दिया जाता है। और जैसे कि बैंक में पैसा को लगातार जमा किया जाता है और बाद में एक एक निकाल लिया जाता है, वैसे ही बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वो ज्ञान को अपने मस्तिष्क में जमा करते रहे और एग्जाम आने में पूरा चीज़ों को कॉपी में नोट कर दे, लिख दे। तो पाउलो फ्रेरे जो है बैंकिंग मॉडल के जन्मदाता है और यह रटन विद्या पर आधारित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, बैंकिंग मॉडल। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त जिसमें त्रिज्याखंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है, उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, तो हम उसको बोलते हैं पाई चार्ट। ऐसा रहता है पाई चार्ट, ठीक है, जिसमें विभिन्न घटकों को ऐसे बांट दिया जाता है। मान लो ए का लिख दिया 40%, यहाँ बी का लिख दिया 180%, सी का और कुछ लिख दिया, ऐसे करके। और इस पूरे पाई का मान कितना होता है, पाई चार्ट में एंगल में रहता है 360 डिग्री एंगल, ठीक है। तो पाई चार्ट का इस्तेमाल जो है एक वृत्त जिसमें त्रिज्याखंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है, उसको पाई चार्ट बोला जाता है, ऐसे सर्कल के रूप में रहता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र में डी ए लंब है ए बी पर और सी बी लंब है ए बी पर और ए सी इक्वल है बी डी, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न में क्या दिया है, ए डी जो है इस ए बी पर क्या है, लंब है। वैसे ही सी बी या बी सी भी ए बी पर क्या है, लंब है। और ये दोनों बी डी और ए सी दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो कौन सा सही होगा, तो देखिए इसमें ए बी और सी, तो कोण बी कितने का है, कोण बी है 90 डिग्री का। ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंब ए बी पर क्या है, ए बी पर एक लंब है बी सी, इसलिए यह इसका मान कितना है, 90 डिग्री का है। तो कोण बी हमारा हुआ 90 डिग्री। इसको कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी और सी बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री। वैसे ही इसमें कोण बी डी और ए, ये भी क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर लंब है और ये भी 90 डिग्री का मान है। तो कोण त्रिभुज क्या हुआ, बी ए डी, ये भी कितना समकोण त्रिभुज बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये कोण और ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये वाला एंगल बी डी और ए सी, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। प्रश्न में पहले से ही दे दिया है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हुआ। उसके बाद ए भी क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन लाइन है ए और बी, इसलिए हमारा त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसका, कोण त्रिभुज बी ए डी का। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज बी ए डी के, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन से दो कोण पूरक नहीं है। तो जो सब पूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल का मान कितना होता है, दो एंगल्स को जोड़ने पर उसका मान आता है 180 डिग्री। तो जोड़ के देखते हैं, 30 और 150 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। 175 और प्लस 5 करेंगे तो 180 आ रहा है, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। 89 में 91 को जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा, तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। इसको जब जोड़ेंगे तो 180 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, जोड़ दो, 0 0 और कितना 200, है ना, 200 आ रहा है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा पूछा है, पूरक नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n, तो पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। एस एन क्या है, समांतर श्रेणी का योग है, ठीक है। तो मान लो हमें ये दे दिया गया है, अब इसमें हम प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद कैसे निकालेंगे, ये जो फार्मूला दिया है एन स्क्वायर प्लस 2n, इसमें प्रथम पद निकालने के लिए n इज इक्वल टू रखेंगे 1। तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 3। तो प्रथम पद हुआ हमारा ए निकला 3, ये है प्रथम पद। अब दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूसरा पद जो रहता है समांतर श्रेणी में, ये निकला S1। अब S2 निकालेंगे तो जो S2 निकलेगा वो पहले पद और दूसरा पद दोनों का योग के बराबर रहता है। तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, इस फार्मूले में n का मान हम 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो स्क्वायर 2 गुणे 2, तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा 8। S2 हुआ कितना 8, लेकिन इसमें प्रथम पद का भी मान जुड़ा हुआ है, तो प्रथम पद का मान को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा जो n2 + 2n का दूसरा पद जब हम निकालते हैं तो पहला पद का भी योग रहता है उसमें, a +
ए प्लस डी, ये इस्तेमाल हुआ रहता है दूसरा पद में, समांतर श्रेणी में इस क्रम से आगे बढ़ता जाता है। तो H2 निकला है 8, इसमें हम पहले पद को माइनस करेंगे, तो 8 में पहला पद क्या था 3, तो निकलेगा ये 5। तो पहला पद कितना हुआ, पहला पद हमारा आया 3 और दूसरा पद क्या आया 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना है दोनों में, तो दूसरे पद में पहले पद को माइनस करो तो आ जाएगा 5 में 3 घटाएंगे तो आएगा 2। तो पहला पद हुआ 3 और अंतर हुआ 2। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आंसर हमारा होगा ये 3, पहला पद है 3 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल, एरिया दे दिया है 500 वर्ग फीट, यदि बाड़े की चौड़ाई कितना है, विड्थ 20 फीट है, तो हमें लेंथ ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का फार्मूला क्या होता है, एरिया का, आयत का हम एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। एरिया दे दिया है 500, लंबाई हमें निकालना है और चौड़ाई भी दिया है 20 फीट। 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये कटेगा, 50 से 2 का भाग करेंगे तो आएगा 25, तो 25 फीट जो है लंबाई निकलेगा। तो हमारा आंसर होगा 25 फीट, बी जो है सही आंसर होगा। देखो अगला क्या है, 3x + 2y + 3z और 4x - 6y + 5z के योग से 6x + 7y - 2z को घटाना है। पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, लिख लो पहले 3x + 2y + 3z, योग कर दो 4x - 6y + 5z, इसको जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। इसमें चूँकि ये माइनस से बड़ा है तो माइनस और प्लस में माइनस ही होता है, और बड़ा 6 है, 6 है तो माइनस हो जाएगा, -6 में 2 को जोड़ेंगे तो आएगा -4y प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8z, इतना आया। अब इसमें इसको घटाना है तो यहाँ घटा दो, 6x + 7y - 2z, जब यहाँ माइनस करेंगे तो इसके साथ गुणा होकर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ आ जाएगा 7x में -6x घटेगा तो x आएगा। अब ये प्लस था, ये माइनस हो चुका है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या आएगा, ये 11y आ जाएगा, 11y। चूँकि 7 क्या है माइनस हो गया, इसलिए यहाँ माइनस आएगा, और ये प्लस हो चुका है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा +10z, x - 11y + 10z, राइट आंसर होगा ये, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। एल क्या है, कोण को इंगित करता है, ये एल किसको इंगित कर रहा है, कोण को, और ये समकोण त्रिभुज है, जब समकोण त्रिभुज है तो कोण के कितना होगा 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो अब देखते हैं, कोण के, कोण एम, कोण एल और कोण जे, तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। कोण एल और कोण जे न्यून कोण है, ये कोण एल और कोण जे न्यून कोण है, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री है, तो न्यून कोण है, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। अब कोण एल कोण जे, कोण एल और कोण जे दोनों का योग कितना है 90 डिग्री है, सही है, क्योंकि ये पहले ही 90 डिग्री हो चुका है, तो सी हमारा सही है। कोण एल और कोण जे क्या है, अधिक कोण है, बिल्कुल गलत। अधिक कोण किसका मान होता है, 80 डिग्री से जो ज़्यादा हो, और 180 डिग्री से 90 डिग्री से जिस एंगल का मान ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो ये डी हमारा बिल्कुल असत्य कथन हुआ। तो ए बी सी हमारा क्या है, सत्य है, ए बी और सी सत्य कथन है। तो सत्य नहीं है पूछा तो कोण डी हमारा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या कितना है 1,25,000 है और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होंगी। तो जनसंख्या में वृद्धि जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे होता है, कंपाउंडिंग होकर बढ़ता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला यहाँ फार्मूला लगेगा। उसका फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन 1 + रेट अपॉन 100 और होता है समय। इसी फार्मूला से जनसंख्या वृद्धि को हम निकाल सकते हैं, 3 साल बाद कितनी जनसंख्या की वृद्धि होगी, फार्मूले में रख दो, CI निकालना है हमें, इक्वल टू पी कितना दिया है 1,25,000, उसके बाद 1 + रेट है 2% अपॉन 100, समय है 3 साल, तो 3 का हो जाएगा यहाँ क्यूब। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बार 2 एकम 2 और ये कटेगा 50 बार में, तो 50 एकम 50 और 1 हो जाएगा 51, 125,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51/50। 3 साल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 125,000 इंटू 51/50 को हम 3 बार लिख सकते हैं, हुआ। अब कटा देते हैं, कैसे कटेगा, 1 0 ये 0 3 0 कैंसिल किए तो नीचे का 3 0 भी कैंसिल हो गया। अब होता है 5 5 25, 25 5 125, तो ये होगा 125 और ये 125 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 51
इंटू 51 इंटू 51। अब इसको सॉल्व कर लो। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो तो 51 का इंटू 5 एकम 5, 5 पंचे 25, कितना आ रहा है 1 5 5 5 10 की शून्य, हासिल आई 1 6 और 2, 2601 आया। फिर एक बार और 51 बचा, उससे भी गुणा करके इसको सॉल्व करो। तो एक बार में 2601 इंटू क्या होगा 5 एकम 5 0, 5 छक्का 30 की शून्य, हासिल थी करी हुआ 3, 5 दूनी 10 और 3 13। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, ये है 5, ये हो गया 6 2 3 और 1। तो ये 1,32,651 जो है, इतनी जनसंख्या बढ़ेगा 3 साल बाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सपोर्ट कीजिए मुझे और कमेंट भी कीजिए क्या सुधार करूं। देखो अगला प्रश्न क्या, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है 6 भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसमें रख देंगे 6 गुणे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल आई 3, 6 दूनी 12 3 15 की 5, हासिल आई 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका घन के पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्यूब। अगला प्रश्न क्या है, एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्यूबॉइड का एरिया ज्ञात करना है जिसका आयतन दे दिया है कितना 900 मीटर क्यूब तथा ऊंचाई है 900 मीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जबकि क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई चौड़ाई गुणित तो यहाँ आयतन दे दिया है तो होता है आयतन क्या होता है क्यूबॉइड का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इज इक्वल टू कितना दिया है 900। यहाँ ऊंचाई पहले ही दे दिया है तो ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई को इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 18 पंचे 90 180। किसका है लंबाई गुणे चौड़ाई का मान आया इतना। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जगह में 5 रखें, 5 यहाँ पक्षांतर करके सॉल्व करें तो आया 180 मीटर स्क्वायर ही आएगा। क्योंकि देखो क्यूबाइड का आकार लिख दिया है, एक्चुअल भैया आधार है। क्यूबाइड के बेस का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारा एक क्यूबाइड के समान होता है। आधार के में क्या है आधार में 2 चीज़ रहता है, एक होता है लंबाई और गुणा होता है चौड़ाई क्षेत्रफल के लिए आधार का। तो यहीं से मिल गया लंबाई और चौड़ाई का मान 180 मीटर का स्क्वायर। तो हमारा 180 मीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि। तो द्वितीयक डेटा को पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह अधिक विवरण दिखाता है। किसी भी शोधकर्ता द्वारा जो प्राथमिक डेटा एकत्रित की जाती है उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जो क्या होता है, जो जानकारी एकत्रित किया जाता है शोधकर्ता द्वारा वह ताज़ा होता है, मूल होता है और विस्तृत होता है। और ये जो जानकारियाँ हैं किसी विशिष्ट उद्देश्य से एकत्रित की जाती है शोधकर्ता के द्वारा, इसीलिए प्राथमिक डेटा को द्वितीयक डेटा पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह ताज़ा होता है, मूल होता है और विस्तृत रहता है, यह अधिक विवरण दिखाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, प्रतीक, चित्र और भाषा इनका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है। तो सबसे पहले गणितीय विचार विकसित करने के लिए बच्चों को मूर्त अनुभव से परिचित कराया जाता है। उसके बाद भाषा और चित्र के माध्यम से भाषा व चित्र के माध्यम से अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है। क्या करते हैं, अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को मूर्त अनुभव से परिचित कराते हैं, उसके बाद भाषा का इस्तेमाल करते हैं और फिर चित्र दिखाते हैं। तो भाषा और चित्र के माध्यम से अवधारणा को स्पष्ट करते हैं और अंत में बच्चों को अमूर्त प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिंबल्स का इस्तेमाल जो है सबसे लास्ट में किया जाता है। तो सबसे पहले अनुभव, फिर भाषा और फिर चित्र और फिर क्या है प्रतीक, मतलब सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ठोस अनुभव, फिर भाषा का संचार के माध्यम से उसको उस अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है, फिर चित्र दिखा के उस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं और अंत में सिंबल का मतलब प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। तो डी हमारा सही सीक्वेंस होगा, अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। ये होता है बेलन, और बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया इंटू होता है हाइट। ठीक है, तो ये बेलन का आधार है जो कैसा है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें जब हम हाइट का गुणा कर देंगे तब बेलन का आयतन निकल जाएगा। यहाँ पर रेडियस की जगह में क्या दिया है, यहाँ व्यास दिया हुआ है। जब व्यास क्या है 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हाइट पहले ही दे दिया है तो वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यू को पुट करते हैं तो पाई, क्योंकि ऑप्शन में पाई पहले से है, पाई आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर गुणे हाइट है 10। सॉल्व कर लो इसको, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 इंटू 10 है तो ये 1 0 लग जाएगा, तो 1960 पाई क्या होगा, बेलन का आयतन होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा।
क्वेश्चन क्या है, यदि A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 5:7 है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो A B और B C ऐसे लिखेंगे। A का मान दिया है यहाँ, A का मान दिया है 2 और 3 का मान दिया है, B का मान दिया है 3, तो A का यहाँ 2 रखो और B का दिया है 3। ये वाले B का कॉमन है, दोनों में है, तो ये B का मान है 7, तो यहाँ इसको नीचे में लिख दीजिए 5 है और C का वैल्यू है 7। अब इसको हल कर लो, तो इसका गुणा पहले इसके साथ करो तो 5 दूनी 10, अब ऊपर वाले से इसका गुणा करो तो 15, अब इसका 7 से गुणा करो तो 21, 10:15:21 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, इसका ये जो है सही आंसर होगा। ए बी सी का रेशियो क्या होगा, 10, 15 और 21। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह सोचना कहलाता है। यह सोचना कहलाता है क्या, जनरलाइजेशन या व्यापीकरण, क्योंकि यह एक सामान्य सा नियम है कि कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज चाहे कोई भी हो, उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किसी स्पेशल चतुर्भुज के बारे में यहाँ बोला नहीं जा रहा है, किसी भी चतुर्भुज के बारे में बोला जा रहा है, जो कि एक सामान्य नियम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरलाइजेशन या व्यापीकरण। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है भौगोलिक वर्गीकरण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है, तो प्रतिशत डेटा के लिए हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है और इसको ऐसे बांट दिया जाता है। इसका इस पूरे पाई चार्ट का जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री, और इसमें वैल्यू भी डिग्री के हिसाब से दिया रहता है। ये इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, और ये पूरा जो है 360 डिग्री में बटा रहता है। मान लो इसका 180, तो इसका है मान लो 95, इसका क्या होगा 85, ऐसे करके। तो ये पाई चार्ट के द्वारा जो है हम प्रतिशत डेटा को सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच तथा ऊंचाई 7 इंच है। एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें रख देंगे। तो 1/2 बेस है 10 इंच एंड हाइट है 7 इंच, तो 2 5 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 7 35 इंचेस स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि x = 1, y = 2 एंड z = -3 तब इसका मान क्या होगा। तो इसमें हम सीधा x, y और z के वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, पुट करते हैं। 2 x का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब इंटू y का वैल्यू दिया है 2, माइनस है तो यहाँ माइनस 5x का स्क्वायर मतलब 5 1 का स्क्वायर इंटू y दिया है 2 प्लस 2 और z का है -3। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस ये हो जाएगा 10 और ये माइनस है और ये प्लस है तो हो जाएगा -3 2 जा 6। इसको सॉल्व करो, 4 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 16, तो -12 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होती है, तो किसी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, n-3/2, जहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो n का मान, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं तो n = 3 रखेंगे, तो 3 -3/2, तो जब 3 में 3 कटेगा तो ये 0 होगा, तो 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो किसी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होती है 0, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। त्रिभुज कैसा रहता है, मान लो ये त्रिभुज ऐसा है, इसमें विकर्ण क्या है 0 है, क्यों, क्योंकि एक इसमें गैर आसन्न भुजाओं की संख्या 0 है। ये एक भुजा है जिसमें अन्य 2 भुजाएं आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये आसन्न भुजा हुआ, गैर आसन्न भुजा तो है ही नहीं। जैसे ये चतुर्भुज है, ये एक भुजा है जिसमें ये 2 भुजा तो जुड़ा हुआ है लेकिन ये नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये गैर आसन्न भुजा हुआ। इसके लिए भी ये गैर आसन्न भुजा होगा, तो उसमें फिर विकर्णों की संख्या निकाल सकते। इसमें 0 विकर्णों की संख्या त्रिभुज के लिए 0 होता है, क्योंकि इसमें गैर आसन्न भुजा नहीं पाया जाता है। बाकी फार्मूला ये है n-3/2 से हम n जहाँ भुजाओं की संख्या मान रख के हल कर सकते हैं। जैसे चतुर्भुज के लिए बोलता तो यहाँ n = 4 हो जाता, 4 -3/2, तो यहाँ होता 1, तो यहाँ 1 ही बचता मतलब 4, तो 4 में 2 का भाग करते तो 2 आता। इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती, 2, ऐसे ये 2 विकर्ण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुज में केवल 0 विकर्ण होता है। अगला प्रश्न क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दिया है r दिया है 7, अर्धवृत्त ये रहा, मान लो इसको ये है अर्धवृत्त, इसका हमें परिधि निकालना है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, πr + 2r। इसमें मान रख के हम अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे यहाँ त्रिज्या 7 दिया है प्लस 2 × 7। इसको सॉल्व कर लो तो ये और ये कटेगा तो बचेगा 22 + 7 दूनी 14। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा 36।
तो इसमें भी है और इसमें भी है। परिधि आ गया 36। अब क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणे आर कितना है 7 गुणे 7, 1 7 कैंसिल, तो 22 7 154। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अर्धवृत्त की परिधि होगी 36 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या दिया है 1400 रुपये, इतने में खरीदा, अब वो 15% की हानि में बेचा, मतलब क्रय मूल्य क्या है 100% के बराबर होता है। 15% कम में बेच रहा है, मतलब इसको 85% में बेच रहा है, तो इसका 85% निकाल दो, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 2 0 कैंसिल, 14 पंचे 70 की 0 हासिल आई 7 और 14 8 14 पंचे 70 14 छक्के 84, 14 7 98 और 7 होगा 105, तो 1050। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है 1400 रुपये। 1400 रुपये है क्रय मूल्य है 1400 रुपये। वो उसको 15% की हानि पर बेच रहा है, मतलब उसको वो 85% में बेच रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो हमें 1400 का 85% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 1400 इंटू 85 अपान परसेंट के लिए अपान 100 करते हैं, इसको सॉल्व करो, 2 0 और ये 2 0 कैंसिल होगा, आया क्या 14 गुणे 85। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 14 पंचे 70 की 0 हासिल आई 7, 14 8 112 और 112 और 7 119, तो विक्रय मूल्य होगा 1190 रुपये। 1400 रुपये में खरीदने के बाद वो उसको 1190 रुपये में बेच रहा है 15% की हानि में, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, 2.5 वर्षों में 6000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज के रूप में हमें कितना मिल रहा है 250। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे रेट गुणे टाइम अपान होता है 100। यहाँ हम वैल्यू को रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमें प्रश्न में मिल चुका है 250 इज इक्वल टू मूलधन भी क्या दिया है 6000 रुपये इंटू रेट हमें निकालना है, समय दिया है 2.5 वर्ष 2.5 साल, बटे करेंगे 100। इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा, लगा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 0 और नीचे का 3 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा 250, 25 को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे में आएगा और ये 6 भी नीचे में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो बराबर आर निकलेगा। तो 25 से कम 25, तो ये हो गया 10, 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो आर क्या आया 5/2। इसको और क्या लिख सकते 2/3 आया, इसको और क्या लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 सही 2/3% जो है क्या है रेट है, 1 सही 2/3%, तो रेट हमारा निकल गया 1 सही 2/3%। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ कैसे मदद करती हैं, कक्षा के मेधावी छात्रों की पहचान करने में नहीं, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने हेतु। तो सी हमारा सही आंसर होगा। पहेली के द्वारा, पजल्स के द्वारा हम समस्या सुलझाने के कौशल विकसित कर सकते हैं बच्चों में, उसके कौशल को परख सकते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी अपान हो जाएगा टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो कुल दूरी हम कैसे निकालेंगे, 2 घंटे में 10 मतलब 2 घंटे में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 10 तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो तय किया, और 1 घंटे में 13 फिर से, तो कुल दूरी कितना हो गया 33। कुल कितना समय लगा 2 घंटा और ये 1 घंटा, कुल मिला के 3 घंटा। सॉल्व करेंगे
तो 11 बार में कटेगा तो 11 किलोमीटर प्रति आवर क्या होगा, एवरेज होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर है। औसत चाल होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न क्या है, √64 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इस तरह बनाता हूँ। ये करनी में √3 दिया है, मतलब अंदर का जो 64 है उसको करनी हमें ऐसे 3 भागों में तोड़ना है। तो 64 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 पूरे का स्क्वायर ऐसा होता है। तो अब इसको ग्रुप बना दिए 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। गणित के बाहर निकालेंगे 3 के ग्रुप बना के। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16। तो 16 जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, तो एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, गणितीय विधि है, बिल्कुल गणितीय संकल्पना भी है, लेकिन गणितीय फलन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। एक सवाल को गुणा करना फलन मतलब फंक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन। तो ए और बी राइट होगा, लेकिन सी गणितीय फलन नहीं है। तो सी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या नहीं है पूछा है, तो गणितीय फलन नहीं है एक अंक से गुणा करना। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बारंबारता वितरण जिसमें 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु होगा। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट कंटेन्स ए क्लास विद द लिमिट ऑफ 10 एंड अंडर 20 वुड हैव ए मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, हायर लोअर लिमिट प्लस होता है हायर लिमिट अपर लिमिट, अपान कर दो 2, तो मिड पॉइंट इससे निकल जाएगा। तो कर दो 10 और अपर लिमिट है 20, अपान करो 2, तो ये हो जाएगा 30 अपान 2, मतलब जब कटेगा तो 15 बार में कटेगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा 15। ये था पेडागोजी में आए हुए मैथ्स के प्रश्न और मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न। चैनल अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।